मेरा दोस्त मेरे घर आया तो वो मेरी बीवी को हवस भरी नजरों से देख रहा था। मेरे हालात खराब थे और वो मेरी मदद करने आया था, इसलिए मैंने उसे कुछ ना कहा। अगले रोज फैक्ट्री में था जब पड़ोसी का फोन आया कि हमारे घर में कोई मर्द घुस आया है और तुम्हारी बीवी चीख रही है। मैं भागता हुआ घर आया तो मेरा दोस्त जमीन पर बैठा रो रहा था और बीवी नमाज पढ़ रही थी, मगर बीवी ने सलाम फेरा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम अली है। आज मेरे चचा ने मुझे घर से निकाल दिया था, क्योंकि मेरे वालिदैन मेरे बचपन में ही फोत हो गए थे और मुझे मेरे चचा और चाची ने पाला था। मगर आज जब मैं 22 साल का हुआ तो मेरी चाची ने मुझ पर इल्जाम लगा दिया था कि मैं उनकी बेटियों को बुरी नजर से देखता हूँ, और इसी बात को लेकर मेरे चाचा ने मुझे हमेशा के लिए अपने घर से निकाल दिया था। मैं रोता हुआ अपने दोस्त शहरयार के घर जा रहा था। वो मेरा एक ही दोस्त था जो कि एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था। शहरयार से मेरी बहुत पुरानी दोस्ती थी। उसके माँ बाप जिंदा थे, मगर वो शहरयार पर ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। माँ बाप की लापरवाही और ज्यादा पैसा होने की वजह से शहरयार गलत रास्ते पर चल पड़ा था। उसे लड़कियों की और नशा करने की आदत पड़ चुकी थी। मैं अक्सर उसे समझाता था कि ये सब गलत है, ये गुनाह का काम है, इस काम में सिर्फ बदनामी और रुसवाई है, मगर वो मेरी एक नहीं सुनता था। आज मैं बहुत मजबूरी में उसके पास जा रहा था, क्योंकि मेरा उसके अलावा कोई नहीं था। मैंने उसे फोन करके एक होटल में बुलाया था। जब वो वहां आया तो मैंने उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। उसने मुझे गले से लगाया और कहा कि आज से तुम मेरे घर रहोगे। इस तरह मैं उसके घर चला गया। शहरयार का घर इस कदर खूबसूरत था कि मुझे लग रहा था कि मैं जन्नत के किसी हिस्से में आ गया हूँ। लेकिन वहां जाकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं किसी वीरानी में आ गया हूँ। मैं उसके घर में एक हफ्ते तक रुका रहा। इस दौरान मैंने नहीं देखा कि उसके माँ बाप उसे मिले हों या वो अपने माँ बाप से मिला हो। एक छत के तले रहते हुए भी वो एक दूसरे से बेगाने थे। जब शहरयार सुबह के वक्त उठता तो उसके मॉम और डैड उसके उठने से पहले ही ऑफिस जा चुके होते। खाने की टेबल पर सिर्फ मैं और शहरयार ही होते थे। रात को जब उसके वालिदैन आते तो शहरयार सो चुका होता। मुझे उनको देखकर बहुत हैरानगी होती थी। शहरयार के माँ बाप को अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी। वो जब मर्जी जाए और रात के जिस पहर आए, उनको ये तक नहीं पता था कि वो नशे की लत में लग चुका है। मैं शहरयार को बहुत समझाता था कि तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, लेकिन वो हर दफा ये कहकर मेरी बात टाल देता कि जब मेरे अपनों को ही मेरी कोई परवाह नहीं तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो। मैंने कहा, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मुश्किल वक्त में तुमने मुझे रहने के लिए ठिकाना दिया है। मैं कैसे तुम्हारे लिए टेंशन ना लूं। एक दिन मैंने शहरयार से कहा कि मुझे रहने के लिए कोई मकान रेंट पर ले दो, मैं तुम पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता हूँ। तब वो बोला कि दोस्त बोझ नहीं होते, फिर ये मेरा इतना बड़ा घर किस काम आएगा। तो मैंने कहा, नहीं यार, मैं यहाँ मजीद रुक नहीं सकता, चलो तुम मेरे साथ चलो, मिलकर कोई छोटा सा मकान किराए पर ढूंढ लेते हैं। हम दोनों गाड़ी में बैठे और कच्ची बस्ती की तरफ चल पड़े। वहां जाकर मालूम हुआ कि इस मोहल्ले में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक मकान है, जिसमें एक बूढ़ा आदमी अपनी बेटी के साथ एक कमरे में रहता है और दूसरा कमरा रेंट के लिए खाली है। मैं और शहरयार उस बूढ़े आदमी के घर गए। दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाजा एक लड़की ने खोला, जिसने अपना चेहरा कपड़े से छुपाया हुआ था। जी फरमाइए, क्या काम है। मैंने कहा कि मुझे रिहाइश के लिए मकान की जरूरत है, क्या मैं आपके वालिद से मिल सकता हूँ। तो वो हमें अंदर ले गई। मैंने बूढ़े आदमी से बात की कि मुझे रिहाइश के लिए घर की तलाश है। मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास रेंट पर देने के लिए एक कमरा है। तो वो बूढ़ा आदमी बोला, देखो बेटा, मेरी जवान बेटी है और मैं किसी नौजवान को अपने घर पर रखने के हक में नहीं हूँ। कमरा किराए पर देना मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कमरा किराए पर देकर ही हमारी 2 वक्त की दाल रोटी पूरी होती है, लेकिन मैं ये कमरा तुम्हें नहीं दे सकता। मैं बूढ़े आदमी से बोला, अंकल आप फिक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा, सिर्फ मैं सोने के लिए यहाँ पर आया करूँगा। वो बूढ़ा आदमी मान नहीं रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने और शहरयार ने उसे मना लिया था। शहरयार ने बूढ़े आदमी को एडवांस के तौर पर कुछ रकम दी और अगले रोज का कहकर हम वहाँ से वापस आ गए, क्योंकि शहरयार के घर पर मेरा कुछ सामान और कपड़े पड़े हुए थे। मुझे अपने घर छोड़ने के बाद शहरयार बोला, अली तुम मेरे कमरे में जाओ, बस थोड़ी देर में मैं आता हूँ। शहरयार के जाने के बाद मैंने अपने कपड़े और जो जरूरी सामान था वो अपने बैग में रख लिया था। कुछ देर के बाद शहरयार भी आ गया। उसने आते ही खाना लगवाया। हम खाने की टेबल पर बैठे थे। शहरयार बोला,
अली, तुमने देखा था उस लड़की को? मैं दिमाग पर जोर देते हुए बोला। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? तो शहरयार बोला, मैं उसी लड़की की बात कर रहा हूँ। वो देखने में बहुत हसीनो जमील लग रही थी। नकाब तो उसने इसलिए किया हुआ था जैसे कोई बहुत ही नेक परवीन है। मेरे जहन में अभी भी ये बात नहीं आई थी कि वो किस लड़की की बात कर रहा था। मुझे सोच में देखकर शहरयार बोला, अरे यार, तुम अभी भी नहीं समझे कि मैं किस लड़की की बात कर रहा हूँ? मैं उस लड़की की बात कर रहा हूँ जहाँ तुमने कमरा किराए पर लिया है, उस बूढ़े आदमी की बेटी। अब भी कुछ याद आया कि नहीं? मैं बोला, मैंने गौर नहीं किया था, और वैसे भी मैं किसी की बहन बेटी पर नजर डालना गवारा नहीं करता, क्योंकि वो भी तो किसी की इज्जत होती है। तब शहरयार बोला, ज्यादा नेक बनने की कोशिश मत करो। वो कौन सा तुम्हारी बहन है जो तुम इस तरह से कह रहे हो? शहरयार को लगता था कि पैसे से हर खूबसूरत लड़की को खरीदा जा सकता है, मगर मैं उसे समझाना चाहता था कि उसकी सोच बहुत गलत है, लेकिन वो किसी की सुनने वाला कहाँ था। उसी रात वो मुझे अपने साथ जबरदस्ती एक पार्टी में ले गया, जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे डांस कर रहे थे और लड़कियों ने बेहुदा लिबास पहन रखा था। मैं शहरयार को बताए बगैर घर आ गया था। अगली सुबह मैंने अपना सामान बांधा और कच्ची बस्ती जहाँ मैंने कमरा किराए पर लिया था वहाँ चला गया। शहरयार जो सो रहा था, मैंने उसे जगाना मुनासिब ना समझा। असल में मुझे रात वाली बात पर गुस्सा था। जब उसे पता था कि मुझे ये सब पसंद नहीं, तो वो जानबूझकर मुझे वहाँ क्यों लेकर गया था। घर के दरवाजे पे पहुंचकर मैंने दस्तक दी। दरवाजा बूढ़े आदमी की बेटी, जिसका नाम रेशमा था, उसने खोला। अंदर जाने के बाद मैंने सलाम किया। मालिक मकान बोला, ऊपर चले जाओ, ऊपर वाला कमरा तुम्हारा है। एक कमरा नीचे था और एक ही कमरा ऊपर था। मैं ऊपर वाले कमरे में रिहाइश पजीर था। एक रात मैं पुरसकून सो रहा था कि मुझे किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैं जल्दी से उठा कि शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देखा है, लेकिन आवाज तो हकीकत में आ रही थी। जब मैंने आवाज का ताक़ुब किया तो आवाज नीचे से आ रही थी। मैं न चाहते हुए भी सीढ़ी उतरते हुए नीचे चला गया। नीचे जाकर देखा तो रेशमा का बाबा नीचे जमीन पर बेहोश गिरा पड़ा है और वो अपने बाबा को होश में लाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने रेशमा के बाबा को उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। मैंने रेशमा से पूछा कि अंकल को क्या हुआ है। तब वो आगे से कुछ ना बोली। मैंने जल्दी से शहरयार को फोन करके बुलाया और हम दोनों रेशमा के बाबा को गाड़ी में लिटाकर अस्पताल ले गए। रेशमा के बाबा की तबीयत बहुत नाजुक थी। उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें 3 दिन अस्पताल में ही रखना होगा। शहरयार उन्हें एडमिट करवाने के बाद अस्पताल से चला गया और जाते हुए वो मुझे रेशमा के बाबा के इलाज के लिए कुछ रकम भी देकर गया, क्योंकि मेरे पास तो उस वक्त कुछ भी नहीं था। वो रात मैंने अस्पताल में अकेले ही गुजारी। मैं सोच रहा था कि अगर आज इनका कोई बेटा होता तो वो मेरी जगह खड़ा होता। रेशमा, जो कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, वो अस्पताल भी नहीं आई थी, क्योंकि वो पर्दे का खास एहतमाम करती थी। वो रात अस्पताल में गुजारने के बाद अगले दिन मैं सुबह सुबह घर गया तो रेशमा बहुत घबराई हुई थी। मैंने उसे कहा कि फिक्र ना करें, आपके बाबा बिल्कुल ठीक हैं। इंशाअल्लाह कल या परसों तक डॉक्टर्स उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर देंगे। मेरी बात सुनने के बाद वो कमरे में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं कपड़े तब्दील करने के बाद नीचे आया और रेशमा से बोला कि वो दरवाजा बंद कर ले, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। मैंने इतनी सादा और पाकीज़ा लड़की अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। शायद ये रेशमा के वालिद अफजल साहब की तरबियत का ही असर था कि वो किसी गैर से बात नहीं करती थी। अगर किसी गैर मर्द के सामने जाती भी तो पर्दे में जाती। मैं अस्पताल पहुंचा तो मुझे पता चला कि अफजल साहब की तबीयत नाजुक से नाजुक तर होती चली जा रही है। डॉक्टर्स ने फौरी ऑपरेशन का कहा था। डॉक्टर्स ने मुझसे पेपर्स पर साइन लिए और ऑपरेशन की तैयारियां करने लगे। अफजल साहब का ऑपरेशन शाम के 5 बजे हुआ। डॉक्टर से इजाजत लेने के बाद मैं उनके कमरे में उनसे मिलने गया तो मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू थे। वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्फाज उनका साथ नहीं दे रहे थे। वो मुझसे बोले, बेटा, मेरी बेटी का ध्यान रखना। मेरे अलावा इस दुनिया में रेशमा का कोई नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं जी पाऊंगा। मुझे अपनी जिंदगी खत्म होती हुई महसूस हो रही है। मैंने कहा, अंकल, ऐसी बातें नहीं करते। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आप ठीक हो जाएंगे। तब वो बोले, मुझे एक दफा मेरी बेटी से मिलवा दो, मैं आखिरी दफा उसे देखना चाहता हूँ। तुम अभी जाकर उसे ले आओ, क्या पता सांसों की डोर कब छूट जाए। मैं हाँ में सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर आ गया। अस्पताल के बाहर से मैंने रिक्शा लिया और घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मैंने रेशमा से कहा कि वो जल्दी से तैयार हो जाए, उसके बाबा उसे बुला रहे हैं। रेशमा बड़ी मासूमियत से बोली, लेकिन मेरे बाबा तो कहा करते हैं कि अच्छी बेटियां घर से बाहर कदम नहीं रखती। मैंने कहा, रेशमा, ये वक्त इन बातों का नहीं है। अंकल की तबीयत बहुत नाजुक है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तब रेशमा ने जल्दी से बड़े से काले रंग की चादर ओढ़ी और मेरे साथ अस्पताल जाने के लिए चल पड़ी। मैं रेशमा को अपने साथ अफजल साहब के कमरे में ले गया।
افضل साहब रेशमा को देखकर उठने की कोशिश करने लगे। तब मैंने उन्हें कंधे से पकड़कर कहा, अंकल आप आराम करें। रेशमा को देखकर वो रोने लगे थे। रेशमा बोली, अब्बा मुझे उम्मीद है कि आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अफजल साहब बोले, मुझे अपनी तबीयत की फिक्र नहीं है, मुझे फिक्र है तो तुम्हारी है कि मेरे बाद तुम्हारा क्या बनेगा। रेशमा खुद भी रोने लगी। वो बोली, बाबा कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको सेहत देगा, आपके बगैर तो मैं जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, क्योंकि आप ही मेरा वाहिद सहारा हैं। अफजल साहब ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और बोले, बेटा मुझे पता है कि तुम एक निहायत शरीफ लड़के हो, इसलिए आज मैं अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। जब तुम मेरा इतना ख्याल रख सकते हो तो मेरी बेटी का तो मुझसे बढ़कर ख्याल रखोगे। तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनना, क्योंकि ना तो कोई तुम्हारा है और ना ही मेरे बाद मेरी बेटी का कोई होगा। क्या तुम मेरी बेटी से निकाह करोगे? मैं उनकी बात सुनकर अजीब कश्मकश में पड़ गया था, क्योंकि ना तो उस वक्त मेरे पास कोई ढंग का काम था और ना ही रहने के लिए अपना कोई जाती घर था। मैं अफजल साहब से बोला, अंकल आप जानते हैं कि मेरे पास कोई अच्छा काम नहीं है और ना ही मेरा अपना कोई जाती मकान है। तब वो कहने लगे, बेटा जिस घर में तुम रहते हो ये घर मैंने रेशमा के नाम किया हुआ है। शादी के बाद वो घर तुम्हारा हो जाएगा और काम तो तुम ढूंढ ही रहे हो और वो भी तुम्हें मिल ही जाएगा। अफजल साहब के बहुत इसरार करने के बाद मैंने हामी भर ली, इसलिए नहीं कि मुझे घर मिल रहा था, बल्कि इस नियत से कि मुझे और रेशमा दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाएगा। उसी वक्त अफजल साहब ने मौलवी को बुलाया और गवाहों की मौजूदगी में मेरा और रेशमा का निकाह करवा दिया। निकाह के बाद मैं रेशमा को घर छोड़ने के लिए गया। मैं रात भर का जागा हुआ था। तब मैं कुछ देर आराम करने के लिए ऊपर वाले कमरे में चला गया। जब मैं उठा तो रेशमा ने मेरे लिए ताज़ा ताज़ा रोटी बनाई और खाना देने के लिए ऊपर कमरे में आई। मैं अपने ध्यान में बैठा हुआ था। वो दरवाजे में खड़ी होकर बोली कि मैं आपके लिए खाना बनाकर लाई हूँ। मैंने नजर उठाकर देखा तो नजरें झुकाना भूल गया। इससे पहले मैंने कभी भी रेशमा को नजर भरकर नहीं देखा था, क्योंकि वो मेरे लिए नामहरम थी, और अब जबकि मेरा और रेशमा का निकाह हो चुका था तो वो मेरे लिए महरम थी। मैं उसे जी भरकर देख रहा था। वो इस कदर मासूम और खूबसूरत थी कि मैं अल्लाह ताला का दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रहा था कि अल्लाह ताला ने मुझे पाकीज़ा और खूबसूरत बीवी से नवाजा है। अभी मैं खाना खा ही रहा था कि मुझे अस्पताल से कॉल आई कि अफजल साहब इंतकाल कर गए हैं। मैंने खाना वहीं पर छोड़ा और जल्दी से उठा। मुझे परेशान देखकर वो बोली कि क्या हुआ है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, सब खैर तो है ना, बाबा तो ठीक है। मैंने कहा कि हाँ सब ठीक है, मुझे अभी जाना होगा। ये कहते हुए मैं कमरे से बाहर निकल गया। मैंने रेशमा को नहीं बताया था कि उसके बाबा इंतकाल कर गए हैं, क्योंकि अगर मैं उसे बता देता तो मेरे पीछे उसे संभालने वाला कोई ना था। मैंने अस्पताल जाते हुए शहरयार को फोन करके सारी सूरत हाल से आगाह किया। वो भी अस्पताल पहुंच गया। हम मैयत घर लेकर आ गए। रेशमा अपने बाबा की मैयत को सब्र तहम्मुल से देखने लगी। मैं रेशमा में इतना सब्र देखकर हैरान था, क्योंकि अगर रेशमा की जगह कोई और लड़की होती तो वो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती, लेकिन रेशमा खामोश आंसू बहाती रही और साथ ही कुरानी आयत पढ़ती रही। जब मैयत को उठाने का वक्त आया तो रेशमा बोझल कदमों के साथ कमरे में चली गई। अपने बाबा के चले जाने के बाद रेशमा बहुत उदास रहने लगी थी। मैं बहुत कोशिश करता कि उसे खुश रखूं, लेकिन ये तो मैं भी जानता था कि अपनों के चले जाने का गम अंदर से इंसान को तोड़ के रख देता है। मैं चाहता था कि रेशमा खुश रहे, अपना ख्याल रखे, ताकि मैं भी घर से बाहर निकलकर काम का पता कर सकूं, क्योंकि अब तक तो मैं शहरयार के टुकड़ों पर पल रहा था। काम कभी लगता तो कभी ना लगता, मेरे पास कोई मुस्तकिल काम नहीं था। लेकिन अब रेशमा मेरी जिम्मेदारी थी। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं दिन रात काम करके दुनिया की हर रेशमा की झोली में डाल दूं। काम के लिए मैं शहरयार से बात भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके मुझ पर पहले ही बहुत सारे एहसानात थे। मैं काम की तलाश में सुबह घर से निकलता और शाम को घर लौटता, लेकिन मुझे कहीं भी अच्छा काम नहीं मिल रहा था। इस दौरान एक दिन शहरयार हमारे घर आया तो मैंने पूछा, शहरयार क्या खाओगे? तब शहरयार ने कहा, मुझे तो चाय की तलब हो रही है। मैंने किचन में जाकर रेशमा से कहा कि वो चाय बना दे। रेशमा बोली, दूध नहीं है, मैं कैसे चाय बनाऊं? दूध तो दूर, चीनी भी खत्म हो गई है। घर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैं बनाकर आपके दोस्त को खिला दूं। मैं शर्मिंदगी से शहरयार के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद शहरयार बोला, अरे यार, इतनी देर चाय बनाने में लगा दी, मुझे लगता है तुम्हारी बीवी काफी सुस्ती से काम करती है। मैंने कहा, शहरयार ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो ये बताते हुए शर्म आ रही है कि घर का राशन मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। फिर शहरयार ने मुझे घर के राशन के लिए 10,000 दे दिए। मैंने कहा, नहीं, मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह मुझे जल्दी कोई काम मिल जाएगा। तब वो बोला, जब मिलेगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तुम जाओ और घर का राशन लेकर आओ। मैंने कहा, अच्छा तुम यहीं बैठो, मैं अभी राशन लाता हूँ। मैंने नोट किया कि शहरयार बार बार कमरे की जानिब देख रहा था।
मैं ये बात नजर अंदाज करके चाय का सामान लेने चला गया। जब कुछ देर बाद मैं घर आया तो शहरयार जा चुका था और रेशमा बैठी रो रही थी। उसको रोता देखकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। मैंने पूछा, रेशमा क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? तब वो बोली, आप अपने दोस्त को यहाँ मत आने दिया करें, उसकी नजरें ठीक नहीं हैं, हवस भरी नजरों से मेरी तरफ देखता है। मैंने कहा, अच्छा तुम चुप हो जाओ, आइंदा वो मेरी गैर मौजूदगी में घर नहीं आएगा। ये तो मैं भी जानता था कि शहरयार मेरी बीवी पर बुरी नजर रखता है, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मैं शहरयार के एहसानात के बोझ तले दबा हुआ था। रेशमा ने मुझे बहुत दफा कहा कि इसे घर मत आने दिया करो, लेकिन मैं नजर अंदाज कर देता। आने वाले दिनों में मुझे एक फैक्ट्री में नौकरी मिल गई, लेकिन मसला ये था कि ड्यूटी रात की थी। मुझे ये नौकरी मुनासिब नहीं लग रही थी, लेकिन रेशमा ने कहा कि आप मेरी फिक्र ना करें, मैं अकेली रह लिया करूंगी। अगर ये नौकरी हाथ से चली गई तो फिर पता नहीं कब काम मिलेगा। मैंने भी हिम्मत की और रात के वक्त ड्यूटी पर जाने लगा। मैं चाहता था कि ये बात शहरयार को पता ना चले कि मेरी रात की ड्यूटी है, लेकिन जब एक रात शहरयार मुझसे मिलने घर आया तो उसे पता चल गया कि मैं रात को ड्यूटी पर जाता हूँ। मेरी ड्यूटी पर जाने के बाद वो रात को मेरे घर आता और रेशमा को तंग करता। एक रात मैं ड्यूटी पर था, मुझे मेरे हमसाये की कॉल आई। वो बोला, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे घर से तुम्हारी बीवी के चीखने की आवाजें आ रही हैं। हमसाये की बात सुनकर मैं घर की तरफ भागा था। जब मैं आया तो जल्दी से ताला खोलने लगा। मैंने जब चाबी से ताला खोला तो सामने का मंजर देखकर मेरे पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि शहरयार आग की लपेट में था और रेशमा सहन में बेहोश पड़ी थी। मैंने जल्दी से मोहल्ले के लोगों को बुलाया और शहरयार को अस्पताल ले गया। मोहल्ले की कुछ औरतें रेशमा के पास मौजूद थी। डॉक्टर ने शहरयार को एडमिट कर लिया। डॉक्टर का कहना था कि शहरयार बुरी तरह से जल चुका है, इसका बचना मुश्किल है। मेरी समझ से बाहर था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। कुछ देर के बाद डॉक्टर ने आकर बताया कि शहरयार इंतकाल कर चुका है। मैं वहाँ पर दीवार के साथ लगकर रोने लगा, क्योंकि आज मेरा दोस्त मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुका था। मैंने शहरयार के घर फोन करके बताया कि शहरयार इंतकाल कर गया है। उसके माँ बाप फौरन अस्पताल पहुंच गए। वो उसकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे थे। मैंने कहा, शहरयार की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, बल्कि आप हैं, जो शुरू से ही उसे खुद से दूर रखते थे। आपके टाइम न देने की वजह से वो गुनाहों की दलदल में फंसता चला गया। शहरयार की तदफीन के बाद मैं घर गया तो रेशमा को होश आ चुका था। मैंने रेशमा से पूछा कि ये सब कुछ कैसे हुआ, तो रेशमा मेरे सीने से लगकर रोने लगी। वो बोली, शहरयार दीवार फलांकर घर में दाखिल हुआ था और फिर मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर के बाद मुझे चीखों की आवाज आने लगी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर आ गई। जब मैंने किचन में जाकर देखा तो शहरयार आग की लपेट में था, क्योंकि जब शहरयार दीवार फलांग कर आया तो मैं किचन में दूध गर्म करने लग गई थी। मैंने गैस वाला चूल्हा खोला ही था कि शहरयार किचन में आ गया था। वो मेरे साथ गलत हरकत करना चाहता था, मगर मैं अपनी जान छुड़वा कर कमरे में भाग गई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। शहरयार कितनी देर दरवाजा पीटता रहा और फिर शायद किचन में वो सिगरेट सुलगाने के लिए गया था। उसने माचिस जलाई तो गैस जमा होने की वजह से किचन में आग लग गई और वो उसी आग का शिकार हो गया। मैंने कहा, तुम पाकीज़ा थी, इसलिए मेरे अल्लाह ताला ने तुम्हारी इज्जत को महफूज रखा और शहरयार को उसके किए की सजा मिल गई। वो कहने लगी, लेकिन मैं फिर भी शहरयार के लिए मगफिरत की दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर